अब एक OTP आया ना सामने, वो यहाँ डालेंगे 07, तो कनेक्शन बन गया। वहाँ पे देखो स्टार्ट नेविगेशन कर देते हैं। वो देखो सामने डायरेक्शंस चालू हो गई हैं। और यार अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो एस्ट्रल ब्लैक जो है इनका बेस वेरिएंट है, और ये बाइक पड़ी है मुझे। तो मेरे देखो पैर कितने इजीली फ्लैट फुट हो रहे हैं, तो किसी की हाइट कम भी होगी तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी लो है। लेट्स गो, चलते हैं भाई अपनी सुपर मीटियोर 650 का इनिशियल इम्प्रेशंस और राइड क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, ये वीडियो मैं डेडिकेटेड बना रहा हूँ अपनी सुपर मीटियोर 650 का इनिशियल इम्प्रेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। बाइक का थोड़ा वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ। कुछ ऐसी लुक है अपनी बाइक की इस टाइम। हमने कोई बहुत ज़्यादा मॉड्स तो अभी इसमें नहीं कराए हुए हैं। एक ये लेग गार्ड लगाया था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा एक्सेसरी वाला, ये वाला लेग गार्ड लगाया, और ये वाला सम गार्ड लगाया, और एक ये हैंडल बार क्लैंप लगाया। ये वाला ये पार्ट अलग से लगाया, ये पूरा पार्ट, ठीक है। बाइक की ओवरऑल लुक अभी आप देखो ऐसी है। और डिटेल्स की बात करूं तो सेम इसमें हमारा इंटरसेप्टर वाला 650 सीसी का इंजन है, और 48 bhp के करीब इसमें पावर है, 6 गियर हैं। अभी अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं तो मेरे को अभी मेरी इसकी फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई है, तो ऑलरेडी मेरे को इसमें 20 की एवरेज आ रही है, जो कि बुरी नहीं है बिल्कुल भी 650 सीसी के हिसाब से। इंटरसेप्टर में भी मैं 20-22 ही सिटी में एक्सपेक्ट करता था, तो सर्विस हो जाने के बाद हो सकता है इसकी भी 22-23 आराम से आ जाए। ऐसा इसका मीटर है, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम है। आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पे नेविगेशन करते हो तो बेसिक डायरेक्शंस आ जाती हैं कि एक डायरेक्शन उसके बाद वाली डायरेक्शन। बाइक मेरी अभी चली है 455, सर्विस का इस पर साइन आ गया है, तो 500 होते ही इसको भी सर्विस करा देंगे। बाकी नॉर्मल स्पीडोमीटर है यहाँ पे, बेसिक साइंस हैं, ABS वगैरह, ये जब बाइक चलेगी ये मिट जाएगा। गियर बता देता है इसमें, टाइम बता देता है, और इस बटन से आप इसको अलग अलग मोड्स इसके कर सकते हो चेक। जैसे यहाँ पे ट्रिप A आ गया, B आ गया, और बेसिक ओडोमीटर आ गया, और ये ट्रिपर मैंने आपको बता ही दिया है। स्विच की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इंटरसेप्टर के मुकाबले। अगर मैं बोलूँ तो इधर पूरा एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है, मतलब फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है इस बाइक की। यहाँ पे ये देखो, ये जो हैंडल बार एंड्स होते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप भी अच्छी है। सिंगल हॉर्न है, ये आपका इंडिकेटर हो गए, ये पास हो गया, और इसके जो क्लच और ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल है, तो इसको रोटेट करके आप इसको अपने पास ला सकते हो या दूर रख सकते हो। ये देख रहे हो, ये जो एरिया है इससे पता चलता है कि आप इसको कितना पास ला सकते हो अपने। सेम वेज यहाँ पे बताऊँ तो बहुत बढ़िया यहाँ पे शोवा का सस्पेंशन है। फ्रंट सस्पेंशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इंटरसेप्टर में काफ़ी जर्क्स फील होते थे मेरे को आगे वाले सस्पेंशन में, तो वो प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं आ रही है, हालांकि उससे ज़्यादा वेट है इस बाइक का। अगेन ब्रेक लीवर भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप फिनिशिंग देख सकते हो, और ये भी काफ़ी बढ़िया एल्यूमिनियम है। और इसके जो मिरर्स हैं वो भी ठीक है, बेसिक के हिसाब से सही हैं, कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होती है। नॉर्मल फ्यूल लिड, अगर इसको यहाँ से चाबी करके ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन करके दिखाऊं तो ऐसे ओपन हो जाता है, और वापस डालेंगे तो ये वापस चाबी अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसको बंद करके वापस चाबी डाल देते हैं। तो शोवा का सस्पेंशन हो गया फ्रंट पे, और इसकी जो फ्रंट डिस्क है वो भी इंटरसेप्टर और GT के मुकाबले बड़ी है। C8 के इसमें टायर आ रहे हैं, सेम जूम क्रूज़, यही वाला हमारा भी आया था अपना इंटरसेप्टर में। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो 190/19 है, 100 इसकी चौड़ाई है, 19 इंच की इसकी टोटल लंबाई है। और फ्रंट से ब्रेकिंग भी ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर आ गया, और ये देखो यहाँ पे भी फिट एंड फिनिश देखो कितनी तगड़ी है, प्रॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है, कोई भी मतलब ऐसा चीप क्वालिटी का वो नहीं है। और इंजन की अच्छी बात यह है कि इंजन इसमें ऑलरेडी पाउडर कोटेड है, तो जो इंटरसेप्टर में हमारी प्रॉब्लम आती थी बफिंग पॉलिशिंग की, वो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अपना नॉर्मल मिट्टी लगी, नॉर्मल कपड़े से मिटा दिया, जैसे ये भी है, नॉर्मल मिट्टी आप इजीली मिटा सकते हो। यहाँ पे इसकी RPM की वायर होती है, उसका कवर इन्होंने लगा रखा है। ये बॉक्स आ गया साइड में,
और काफ़ी लो इसके साइलेंसर्स हैं। थोड़ा सा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता है, तो इसीलिए सामने तो हमने सम गार्ड लगाए हैं, लेकिन क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है तो इससे कुछ ज़्यादा आप एडवेंचर तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और बैड टेरेंस पे इसको आप मतलब आप उस तरीके से ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्रूज़र है, नॉर्मल हाईवे पे बढ़िया क्रूज़ करने के लिए अच्छी है। उसके लिए कंपनी ने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा बकेट सीट भी दे रखी है। फ्रंट की सीट अच्छी है, रियर की सीट बढ़िया नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है और कुशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बैक रेस्ट की भी कमी होने की वजह से थोड़ा सा जो पीछे राइडर बैठता है उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर आगे की तरफ बैठना पड़ता है। तो बैक रेस्ट इसमें मस्ट है। सीट मॉडिफिकेशन भी मस्ट है। अब सीट मॉडिफिकेशन के लिए या तो आप इसमें अपना टूरिंग सीट लगा लो जो आरी की तरफ से आती है, या फिर इसी को आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। बाकी इस साइड पे साड़ी गार्ड आ गया, ये वाला साइड बॉक्स आ गया, इधर भी प्रॉपर पाउडर कोटेड है। गियर की पोजीशन ये काफ़ी बढ़िया है, आगे की तरफ इसमें पैर रहता है। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे पैर रहता है इसका, तो बैठने पे काफ़ी रिलैक्स्ड पोजीशन होती है। अभी मैं बैठ के आपको दिखा दूंगा कि कैसा सीटिंग पोजीशन आ रहा है। रियर प्रोफाइल में बात करें तो इसका फेंडर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी चौड़ा है, तो चॉपर वाली लुक आती है। मतलब बाइक की जो ओवरऑल फील है ना वो काफ़ी ब्रॉड वाली फील बनाई है, इसलिए मड गार्ड्स भी अकॉर्डिंगली मोटे ही रखे हैं। एक रेट्रो लुक में यहाँ पे बढ़िया सी सिंगल टेल लाइट है और ब्लैक फिनिश में इसके इंडिकेटर्स हैं। और अगर इंडिकेटर की बात करूँ तो इस वाले बटन से अगर मैं चाबी ऑन करूँ तो इससे चारों इंडिकेटर हमारे ऑन हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने सपोज़ बाइक कहीं मार्केट में पार्क करी, आपने चारों इंडिकेटर ऑन किए, आप इसकी चाबी बंद भी कर देते हो तो देखो इंडिकेटर्स ऑलरेडी, पार्किंग लाइट्स जो होती हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैंने चाबी निकाल दी है, फिर भी इसके पार्किंग लाइट्स ऑन है। थोड़ा सा देखो यार, बाइक ब्रॉड है तो बिज़ी एरियाज़ में ले जाने में थोड़ा बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। हर जगह इसको इंटरसेप्टर और जीटी की तरह इतना ईज़िली नहीं ले जा पाते। थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ता है कि भैया बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ना ले जाएं, क्योंकि चलने में भी उतनी भारी है जितनी भारी दिखती है। मतलब भारी इन द सेंस कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चलाने में, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ईज़िली मैनूवर कर सकते हो ट्रैफिक में। यहाँ पे बात करें तो 150/80/16 150 नंबर की विड्थ है जो हमने अपना उसमें लगाया था इंटरसेप्टर में। 150 नंबर का मैंने अलग से अपोलो अल्फ़ा लगाया था, वो आई थिंक 18 इंची था, ये 16 इंची है, तो छोटा भी है ब्रॉड भी है, तो प्रॉपर चॉपर वाली लुक है। तो फ्रंट टायर हमने देखा इसका 19 इंच है और रियर टायर इसमें बढ़िया 16 इंच का ब्रॉड टायर है। तो ब्रॉड टायर का फ़ायदा एक तो ये है कि एक एंगल मिल जाता है बाइक को, स्लांट आ जाता है तो काफ़ी ग्रिपी होके चलती है। और दूसरी बात, कॉर्नर करने में थोड़ा इजी रहेगा 150 नंबर टायर के साथ, तो ग्रिप कंपैरेटिवली बेटर होएगी। रियर ब्रेक भी काफ़ी बढ़िया है, इसका जो डिस्क है काफ़ी बड़ा है, तो ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है रियर साइड या फ्रंट साइड। अलॉय व्हील्स कंपनी से स्टॉक आ रहे हैं, तो पंचर वंचर की भी इतने कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर पंचर हुआ तो थोड़ा बहुत ये चल भी जाएगी, प्लस हवा भरने में भी दोबारा आसानी रहेगी। सो अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो इसमें प्रॉपर एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। वाइट है, इसमें कुछ भी येलो नहीं है, तो फील काफ़ी बढ़िया आती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि थ्रो कैसा है तो वो ठीक ठीक ही है, बिना फॉग लाइट्स के काम नहीं चलेगा, फॉग लाइट तो इसमें लगानी ही पड़ेगी। बाकी यहाँ पे रेडिएटर है, इस पर कंपनी की बेसिक एक ग्रिल लगी हुई है, ठीक है, आई थिंक प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी है। सिंगल ऑन की जगह डबल ऑन होता तो बेटर था, बट ठीक है, हो सकता है स्पेसिंग का इशू हो। यहाँ पे काफ़ी टाइट लग रहा है मॉल। बाकी ओवरऑल स्पीडोमीटर की हमने बात कर ली, लाइट्स की बात कर ली, टायर की बात कर ली। सस्पेंशन में बताऊँ तो फ्रंट का काफ़ी बढ़िया है, रियर में काफ़ी जर्क्स फील होते हैं। आई थिंक ये एक नोन प्रॉब्लम है सुपर मीटियोर के साथ, और उसके भी कारण है। देखो यार, रियर सस्पेंशन इन्होंने स्टिफ इसलिए रखा है क्योंकि बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलरेडी बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन रखते तो हर जर्क पे काफ़ी नीचे जाती बाइक, और फिर नीचे लगने का भी डर था। और दूसरा ये होता है कि ये क्रूज़र बाइक है, इसको ऑफ रोड को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया, तो एक्सपेक्ट ये किया गया कि भैया अच्छी सड़कों पे चलेगी तो उतना स्टिफ सस्पेंशन जितना अच्छा होगा उतनी आपकी जो राइड है वो स्टेबल रहेगी। क्योंकि अगर सॉफ्ट होता तो अगेन हाईवे पे छोटे मोटे जर्स पे भी ज़्यादा रिएक्ट करती है तो आपको थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ होता। लेकिन
अगेन एट द सेम टाइम स्टिफ से ये नुकसान है कि भैया जो पीछे बैठा है उसको थोड़े से जर्क्स फील होते हैं। बाकी लुक की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवरऑल एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है, बहुत ही सटल बना रखी है कंपनी ने। सिंपल यहाँ पे एक आरी का एम्ब्लम मिल जाता है और यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है ग्रे कलर की। तो काफ़ी डिसेंट सी लुक है, लुक में कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्लच वगैरह ठीक है, स्लिपर क्लच है, सॉफ्ट है, बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही अमेजिंगली सॉफ्ट है। अब मैं एक बार आपको इस पर बैठ के दिखा देता हूँ कि कैसा, मतलब हाइट वाइज कैसा रहता है। मेरी हाइट तो 6'1" है, तो मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि आप देख सकते हो जो इसकी आगे की सीट है वो काफ़ी लो है, ऐसा बकेट बना हुआ ना, तो कम हाइट वाले भी इसको ईज़िली चला सकते हैं, 5, 6, 7, 8 वाले लोग भी ईज़िली चला सकते हैं। मैं एक बार आपको इस पर बैठ के दिखाया कि कैसी सीटिंग पोजीशन है। जैसा मैंने बोला मेरी हाइट 6'1" है, तो इतना कोई इशू नहीं होता है बैठने में। बहुत ज़्यादा रेस मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि इसकी फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई है। पहले 500 किलोमीटर तक मैं बहुत ज़्यादा आरपीएम नहीं खींचना चाहता, तो नॉर्मल रेस पे इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। इंजन की भी अच्छी खासी एक 650 की पहचान है, मतलब साउंड होती है, बट इस कोई गड़बड़ नहीं बोलेंगे। बट एक 650 एक बड़ा इंजन है तो उसकी भी एक नेचुरल साउंड है। तो मेरे देखो पैर कितने इजीली फ्लैट फुट हो रहे हैं, तो किसी की हाइट कम भी होगी तो भी बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी लो है। बिग बॉस वाली सीट बोलते थे हम लोग इसको, बुलेट में जब ऐसी सीट बनवाते थे ना। ये अपना हेडलाइट की लुक है। तो ये वाला देखो पैर मेरा कितना बढ़िया रिलैक्स्ड है। तो हाईवे पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड और ऐसी फील, मतलब जो पॉस्चर आता है वो काफ़ी बढ़िया आता है। और इनिशियली जैसे आप बैठते हो इस पर, बिग बाइक वाली आपको फीलिंग आती है। अपना इसका जो कॉकपिट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है राइडर का, वो भी काफ़ी बढ़िया है। और हैंडल स्टॉक ही इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि एकदम बंदा चौड़ा होकर बैठता है। और यहाँ से मुझे ये वाली सपोर्ट मिल जाती है, तो राइडर के लिए तो देखो ठीक है ऐसा एंगल, बट ये पिलियन के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इस सीट को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, प्लस बैक रेस्ट लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसा एंगल है पिलियन का, बस एक बैक रेस्ट की कमी है, बाकी पैरों के हिसाब से तो ठीक है। और यार अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एस्ट्रल ब्लैक जो है इनका बेस वेरिएंट है, और ये बाइक पड़ी है मुझे 4,15,000 रुपये की। एक्सेसरीज़ मैंने इसमें 10,000 रुपये की लगाई हैं, और 4,15 की ऐसे पड़ी है कि इसमें मैंने अभी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली है। 3 साल की जो वारंटी बेसिक कंपनी दे रही है वही है, और इंश्योरेंस भी मैंने अभी नॉर्मल लिया है, ज़ीरो डेप नहीं कराई। उसके भी 5-6 हज़ार बोल रहे थे, तो अभी तो मैंने नहीं कराई, लेकिन हो सकता है अगले साल उसको रिन्यू करते वक्त मैं इसको ज़ीरो डेप करा दूँगा। और जो इसकी थर्ड पार्टी है वो तो जैसे आप नई बाइक लेते हो तो 5 साल की साथ ही मिलती है, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। अब सीधा मिलते हैं हेलमेट पहन के और राइड क्वालिटी चेक करते हैं, इसकी रियल वर्ल्ड में राइड क्वालिटी कैसे आ रही है।